हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। ठीक है, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जीनियस साइंस क्लासेस एंड टुडे इज़ द 27th लेक्चर ऑफ चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। और बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है सरफेस टेंशन। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड फॉल। इसे हम लोग कहते हैं एसेंट फार्मूला भी कहते हैं। और बच्चों, हम लोग इसको प्रेशर डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। मतलब ये डेरिवेशन हम जो ड्राइव कर रहे हैं बाय यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड। तो एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड फॉल, इसे एसेंट फार्मूला भी कहते हैं और बाय यूजिंग प्रेशर डिफरेंस मेथड। अब इसे प्रेशर डिफरेंस मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोग लिक्विड के कॉलम में 2 पॉइंट पर प्रेशर का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं और उस मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, इसीलिए हम इसको प्रेशर डिफरेंस मेथड कहते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दूं कि ये टॉपिक जो है हमारे स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नया टॉपिक है। ठीक है, इस जो सेकेंड वाला मेथड है फोर्स मेथड, वो पिछले साल भी था, ये साल भी है, तो ये नया आया है। और एनसीईआरटी में पहले से था और अभी भी है। तो हम प्रेशर डिफरेंस मेथड में जो टेक्स्ट बुक में स्टार्ट किया है डेरिवेशन, ठीक है, जो पॉइंट जहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, हम पहले उसकी बात करते हैं। उसने क्या बोला? The pressure difference inside the liquid column must be equal to the pressure difference due to its concavity। और इक्वेशन दिया है H rho g which is equal to 2T upon R। ये इक्वेशन नंबर 1 इसको बोल दिया, यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन पहले हमको ये समझना है कि ये इक्वेशन कैसे आया। मैं आपको लास्ट में हर एक बात बताऊंगा, कितने मार्क्स के लिए आए, तो कैसे लिखना है, क्या लिखना है, लेकिन पहले आप इसको समझ लो। ठीक है, ये समझना ज़रूरी है कि ये कैसे आया। टेक्स्ट बुक में तो यहीं से स्टार्ट किया, H rho g इज इक्वल टू 2T अपॉन R। तो दिस इज द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम एंड दिस इज द प्रेशर डिफरेंस ड्यू टू इट्स कॉन्केविटी 2T अपॉन R। हमने इसी चैप्टर में 2 डेरिवेशन किया है। प्रेशर इनसाइड द लिक्विड ड्रॉप, आपको याद होगा, इनसाइड प्रेशर एंड आउटसाइड प्रेशर। तो क्या आया था आपका डेरिवेशन प्रेशर डिफरेंस? इनसाइड माइनस आउटसाइड विच इज इक्वल टू 2T अपॉन R। ये आपने किया है। मतलब ये हुआ कि कॉन्केव साइड हमेशा प्रेशर ज़्यादा होता है कॉन्वेक्स के कंपैरिजन में। तो इनसाइड ये कॉन्केव साइड है और ये कॉन्वेक्स साइड, तो इनसाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड। तो Pi माइनस पी नॉट विच इज इक्वल टू 2T अपॉन R, ये ऑलरेडी हम परफॉर्म कर चुके हैं। और आपने इसी चैप्टर में ये वाला डेरिवेशन भी देखा है, प्रेशर डिफरेंस कि एक कंटेनर में लिक्विड हमने लिया, ठीक है, और जब हमने इसमें कैपिलरी डिप किया तो लिक्विड लेवल राइज हो गया कैपिलरी के अंदर। और अगर मैं यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर कर लूँ, इसको मैं बोल दूँ पॉइंट ए और इसको अगर मैं बोल दूँ पॉइंट बी, ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड द कैपिलरी कॉलम, इनसाइड द लिक्विड कॉलम का जो हमारे पास डेरिवेशन आया है, प्रेशर एट पॉइंट बी माइनस प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज इक्वल टू H रो इंटू जी। ये भी डेरिवेशन हम परफॉर्म कर चुके हैं। हमेशा इनसाइड प्रेशर ज़्यादा होता है, नीचे की तरफ प्रेशर ज़्यादा होता है ऊपर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो आप जाके दोनों डेरिवेशन आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसका लेक्चर भी लिया हूँ, दोनों एक्सप्लेन भी किया हूँ। अगर ये दोनों बात हमको ध्यान में रहेगी तो ये डेरिवेशन, इस पॉइंट को समझना, इस इक्वेशन नंबर 1 को समझना इजी हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों ध्यान में रखो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों ज़रा ध्यान देना। हम एक काम करते हैं, एक कंटेनर लेते हैं, ठीक है। इस कंटेनर में लिक्विड फिल किया हमने, लिक्विड रख दिया, ओके। इसमें कैपिलरी डिप करते हैं, ये देखो कैपिलरी डिप कर दिया। डेफिनेटली लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा। ये लिक्विड लेवल राइज भी हो गया, ओके। और बच्चों यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स कंसिडर करते हैं, कुछ पॉइंट्स। इसको मैंने बोल दिया पॉइंट ए, ठीक है, मेनिस्कस की जस्ट ऊपर। इसको मैं बोल देता हूँ पॉइंट बी, ओके। और एक पॉइंट जो है कैपिलरी के अंदर बट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड कंसिडर करते हैं,
पॉइंट सी और कैपिलरी के बाहर लिक्विड के सरफेस पे एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट डी। ओके, तो बच्चों आप देख सकते हैं पॉइंट्स का पोजीशन ए बी सी डी, ऐसा लास्ट हमारा थ्योरी भी इस टाइप का था। तो बच्चों अब मैं यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करता हूँ, कॉन्केविटी का भी फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। अब मुझको ये बताओ कि पॉइंट ए पे प्रेशर ज़्यादा है कि पॉइंट बी पे? पॉइंट ए पर ज़्यादा होगा, बिकॉज ये कॉन्केव सरफेस और कॉन्केव इनसाइड द कॉन्केव प्रेशर ज़्यादा होता है। अभी जो हमने देखा लिक्विड ड्रॉप का, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ लिखता हूँ, ये देखो, प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी विच इज़ इक्वल टू 2T अपॉन आर। आर इज़ द रेडियस। बोलो सर यहाँ रेडियस कहाँ है? बच्चों अगर इस मेनिस्कस को कंप्लीट करेंगे तो सर्कल बनेगा, ठीक है, और इसका रेडियस आ जाएगा, तो वही इसका रेडियस है, कैपिटल आर, ठीक है, आर इज़ द रेडियस। तो आपने देखा। अब ये देखो, प्रेशर एट पॉइंट सी माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी इनसाइड द लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम में नीचे की साइड प्रेशर ज़्यादा होता है ऊपर के कंपैरिजन में, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ प्रेशर एट पॉइंट सी माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी, प्रेशर एट पॉइंट बी विच इज़ इक्वल टू क्या होगा, एच रो जी, एच रो इंटू जी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूँ। दिस इज द प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम एंड दिस इज द प्रेशर ड्यू टू इट्स कॉन्केविटी। ओके, यानी ड्रॉप का जो हमने डेरिवेशन सॉल्व किया था उसके फॉर्मूले से ये वाला प्रेशर आया है, पी ए माइनस पी बी, क्योंकि कॉन्केव साइड प्रेशर ज़्यादा होता है, 2T अपॉन आर, और प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम यानी लोअर पॉइंट पे प्रेशर ज़्यादा होता है अपर पॉइंट के कंपैरिजन में, तो पी सी माइनस पी बी इज इक्वल टू एच रो जी, ठीक है, प्रेशर इनसाइड द लिक्विड कॉलम। अभी अभी दोनों फॉर्मूला मैंने लिखा भी था। अब एक काम करते हैं, हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को माइनस करते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 3 क्या मिलेगा हमको? देखो, प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट बी, माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा पी सी माइनस पी बी विच इज़ इक्वल टू 2T अपॉन आर माइनस एच रो इंटू जी। ओके बच्चों, ये माइनस इसको माइनस करेगा, इसको प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा पी ए माइनस पी बी माइनस पी सी माइनस माइनस प्लस पी बी विच इज़ इक्वल टू 2T अपॉन आर माइनस एच रो इंटू जी। तो माइनस पी बी प्लस पी बी गेट कैंसल, और क्या वैल्यू हमारे पास बचा है? पी ए माइनस पी सी विच इज़ इक्वल टू 2T अपॉन आर माइनस एच रो इंटू जी, ठीक है। अब बच्चों इस प्रेशर पे ध्यान दो, ये देखो, जो लास्ट फेनोमेना ऑफ राइज एंड फॉल हमने टॉपिक देखा था, वहाँ पे आपको कुछ बातें मालूम है? क्या बात आपको मालूम है? अगर मैं बोलूँ कि प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज़ इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी, पॉइंट ए और पॉइंट डी दोनों पर प्रेशर सेम है। मैं बोल रहा हूँ, ध्यान देना, हाँ, मैं बोलता हूँ कि प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज़ इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। क्यों? बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को हम लोग पी नॉट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर भी एटमॉस्फेयर एयर मीडियम्स है, यहाँ पर भी, तो दोनों एटमॉस्फेयर में है, इसीलिए प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट डी। अब मैं बोलता हूँ प्रेशर एट पॉइंट डी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी, प्रेशर एट पॉइंट डी विच इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी। रीजन, बोथ आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। अगर ये दोनों पॉइंट सरफेस पर ही है, एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर है, तो दोनों पॉइंट पे प्रेशर सेम होगा, तो आप बोल सकते हैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, जब बच्चों पी ए बराबर पी डी है और प्रेशर एट पॉइंट डी बराबर प्रेशर एट पॉइंट सी है, देयरफॉर वी कैन से कि प्रेशर एट पॉइंट ए विच इज़ इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट सी, यानी ए और सी पर भी प्रेशर का वैल्यू सेम होगा।
बाय यूजिंग बोथ दिस इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन का यूज़ करके हम बोल सकते हैं ए और सी पे प्रेशर सेम है। तो बच्चों अब एक काम करते हैं, चाहे पी ए के बदले पी सी लिख दो, चाहे पी सी के बदले पी ए लिख दो, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा प्रेशर एट पॉइंट ए माइनस प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू 2T अपॉन आर माइनस एच रो इंटू जी। घट गया, ये ज़ीरो हो गया, लेफ्ट साइड वैल्यू क्या हो गई 0, विच इज इक्वल टू 2T अपॉन आर माइनस एच रो जी। इसको इस तरफ ले लो, प्लस हो जाएगा, देयरफॉर वी गेट एच रो इंटू जी विच इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और हमारे टेक्स्ट बुक में यहाँ से स्टार्ट हुआ है कि एच रो जी इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। अब आपको ये समझ में आ गया कि ये इक्वेशन कैसे आया, ठीक है। अब डेरिवेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों अब आपको ये समझ में आ गया कि ये इक्वेशन हमारा कैसे आया है, एच रो जी इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। इसमें एच इज़ द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, रो इज़ द डेंसिटी, जी इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर इज़ द रेडियस ऑफ मेनिस्कस एंड टी इज़ द सरफेस टेंशन। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। कैपिलरी है, लिक्विड लेवल राइज हो रहा है उसमें, और वहाँ पर आर का वैल्यू, ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, ये वैल्यू दिया हुआ है। अब हमको उस डायग्राम को भी समझना है और ये इक्वेशन कैसे आया उसको भी समझना है, ठीक है। तो आप लोग ज़रा ध्यान दो, मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ उस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए कैसा आया है वो। ओके, तो मान लो ये कंटेनर है और कंटेनर में हमने लिक्विड फिल कर दिया। ओके, ये हमने लिक्विड फिल कर दिया और इसमें एक कैपिलरी डिप करते हैं, एक कैपिलरी डिप करते हैं। जब आपने कैपिलरी डिप किया तो इसका लिक्विड लेवल राइज हो गया, ये लो लिक्विड लेवल हमने राइज कर दिया। ओके, तो बच्चों अब इसमें जो कुछ बातें जो आपको पहले से अच्छी तरह से मालूम है उसको ध्यान दो। सबसे पहला कि एंगल ऑफ कांटेक्ट फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टू द टेंजेंट ड्रॉन टू द लिक्विड सरफेस, दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये हो गया हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट। ओके, और ये जो मिनिस्कस दिख रहा है, मिनिस्कस कॉन्केव शेप में, अगर इसको आप कंप्लीट करेंगे तो पूरा डायग्राम ज्योमेट्रिकल शेप इसका कंप्लीट करेंगे तो क्या बनता है, एक सर्कल बन जाएगा ना। तो बच्चों इसका रेडियस कितना होगा, इस सर्कल का रेडियस हम लोग बोलते हैं, मान लो कैपिटल आर है, ड्रॉ किया, ये रेडियस हो गया कैपिटल आर। और बच्चों ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी, ये कैपिलरी, इसका रेडियस कितना हो जाएगा, ये देखो, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये कैपिलरी, तो इस कैपिलरी का रेडियस हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर, मान लो स्मॉल आर। ओके, तो कैपिलरी का रेडियस है स्मॉल आर, तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, ये हो गया स्मॉल आर। अच्छा, इस ज्योमेट्रिकल शेप को हम कंप्लीट, इस पार्ट को जो है ना बच्चों, मैं थोड़ा अलग से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा बड़ा करके एक्सप्लेन करने के लिए। ये ज़रा ध्यान दो, ये देखो, ये कैपिलरी, ये इसका जो है कॉन्केव शेप, ये बना हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ठीक है। और इसके बाद मैंने बोला ये सर्कुलर है, अगर ये सर्कुलर है, गोल है, तो इसका जो रेडियस है ये कैपिटल आर हो गया। ओके, पहले हम इसकी बात करते हैं, और ये साइड जो एंगल दिख रहा है इसको हम लोग एंगल एक्स मान लेते हैं। चलो, दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी स्मॉल आर। ओके, अब मैं ये दोनों साइड को मिला देता हूँ और इसके ऊपर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। बच्चों अगर ये आर है स्मॉल आर, तो इसके सामने वाला भी क्या होगा, ये भी स्मॉल आर होगा। इसको आपने एंगल एक्स मान लिया। ओके, अब मुझको ये साइड की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, ये स्मॉल आर है तो ये भी स्मॉल आर है। मुझे पहला एक्स की वैल्यू मालूम करना है। ये एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में इसको एक्स मान लिए और हम इसको वाई बोल देते हैं।
तो पहला x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकलेगी तो फिर हमको y की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब इस x की वैल्यू को निकालने के लिए जो अभी हमने डायग्राम ड्रॉ किया, ये देखो, ये डायग्राम जो अभी ड्रॉ किया, इसमें ये हमारा हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, और ये थीटा पे जो परपेंडिकुलर लाइन रेडियस ड्रॉ किया r, तो ये टेंजेंट पे हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एंगल कितना होगा, 90 होगा, और इस एंगल को आपने कितना मान लिया है, x। तो बच्चों x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू सबसे पहले हम निकालते हैं। तो ये देखो, आप देख सकते हैं एक प्लेन पर जो पूरा एंगल का वैल्यू कितना होता है मालूम है, 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा x प्लस ये वाला एंगल कितना है, 90 एंड प्लस थीटा विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो मुझे एक्चुअली x का वैल्यू चाहिए, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो, x प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 90, देयरफॉर x प्लस थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x का वैल्यू हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये मुझको x का वैल्यू मिल गया। ये x का वैल्यू कितना मिल गया, इट इज़ अ 90 माइनस थीटा। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वैल्यू अब कितना हो गया, 90 माइनस थीटा। तो मैं अपने मेन डायग्राम में इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ये देखो, ठीक है। तो ये साइड आपका स्मॉल r है, दिस इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, ठीक है। ओके बच्चों, हमने x का वैल्यू निकाल लिया है। अब ये y का भी वैल्यू हमको चाहिए। अगर y का भी वैल्यू मिल गया तो हमारे लिए फिर सॉल्व करना इजी हो जाएगा। अब y का वैल्यू निकालने के लिए ये ट्राइंगल का जो पार्ट है, ट्राइंगल का पार्ट, इसको हम अलग से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये जो ट्राइंगल है इसको अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें आपने इसको x कहा था और x का वैल्यू कितना मिल गया, इट इज़ अ 90 माइनस थीटा, x का वैल्यू मिल गया है। ये आपने कैपिलरी के वॉल पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया, मतलब ये एंगल कितना होगा, ये 90 होगा, और इसको आपने y मान लिया था। तो मुझे अब y का वैल्यू चाहिए। तो y का वैल्यू निकालने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, आपको मालूम है कि एक ट्राइंगल के सारे एंगल को सम करेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, सो दैट वी कैन राइट। अब हम लिख सकते हैं, ये देखो, 90 प्लस 90 माइनस थीटा एंड प्लस y विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, रीज़न सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो बच्चों ये कितना हो गया, 90 90, ये हो गया 180 माइनस थीटा प्लस y विच इज़ इक्वल टू 180, 180 180 गेट कैंसल, तो आपको y का वैल्यू क्या मिल गया, इट इज़ थीटा। तो हमको y का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों, थीटा। अब मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, यानी आपको ये एंगल जो y है इसका वैल्यू कितना मिल गया, थीटा मिल गया। ओके, थीटा मिल गया। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ये वाले साइड की ज़रूरत नहीं, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, निकाल दिया इसको मैंने। टेक्स्ट बुक में ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, यही डायग्राम आपको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ओके। और अब हम इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला यूज़ करेंगे कॉस थीटा का, और जो हमारा इक्वेशन है जो दिया हुआ वो आ जाएगा। मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके, आप रिवाइंड करके कोई बात नहीं समझ में आई तो फिर से देख लेना, सारी बात क्लियर हो जाएगी। देन अब ध्यान दो, कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, हम जानते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कितना है, स्मॉल आर, और हाइपोटेन्यूज कितना है, कैपिटल आर। तो आप लिखेंगे स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ओके, तो हम लोग यहाँ से आर का वैल्यू निकाल सकते हैं, देयरफॉर
आर कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा। ये इक्वेशन आपको टेक्स्ट बुक में, यानी पहला डायरेक्ट ये इक्वेशन दिया हुआ है, देन सेकंड डायरेक्ट ये इक्वेशन दिया हुआ है जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। और इसके बीच का पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने डायग्राम भी आपको एक्सप्लेन किया कि ये डायग्राम कैसा है, एक्चुअली क्या है, क्यों बना है, ठीक है। तो आपको समझने में इजी होगा। ये कैपिटल आर, कंफ्यूज मत होना भाई, ये कैपिटल आर क्या है, ये इस मेनिस्कस का रेडियस है, और स्मॉल आर क्या है, ये कैपिलरी जो दिख रहा है उसका रेडियस है। कैपिटल आर इस मेनिस्कस का रेडियस है, ठीक है, और स्मॉल आर इस कैपिलरी का रेडियस है। ओके, आप बोल भी सकते हैं आर इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस, मैं कर्वेचर भी बोल सकता हूं, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। ओके बच्चों, जब कैपिटल आर का वैल्यू मिल गया है इक्वेशन नंबर 2, तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 सो दैट यू कैन राइट कि h रो इंटू जी विच इज इक्वल टू 2t अपॉन r का वैल्यू क्या मिला है, इट इज अ स्मॉल r अपॉन कॉस थीटा। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में, सो दैट यू ऑल्सो कैन राइट h रो g विच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन स्मॉल r। ओके, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू h, हमको h का ही वैल्यू चाहिए, देयरफॉर h इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन r, पहले r लिख देते, r रो इंटू जी। तो ये आपको राइज ऑफ द लिक्विड कॉलम यानी h का वैल्यू मिल गया, यही हमारा टॉपिक था, ठीक है, राइज एंड फॉल। तो फॉल कब मिलेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, आपको h का वैल्यू मिल गया, बोले सर h का वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट भी नाप सकते हैं, तो फिर इतना ज़्यादा सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। तो बच्चों, हम इस फॉर्मूले से h के साथ साथ हम इस लिक्विड का सरफेस टेंशन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले पे प्रॉब्लम भी सॉल्व करने आएगा। अगर सरफेस टेंशन अगर हमको निकालने बोला या सरफेस टेंशन प्रॉब्लम सॉल्व करने, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी निकालना पड़ेगा हमको। तो हम टी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ये पूरी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो एच आर रो इंटू जी विच इज़ इक्वल टू 2t कॉस थीटा, और बच्चों 2 कॉस थीटा को अपॉन में भेज दो तो आपको टी का वैल्यू मिल जाएगा एच आर रो इंटू जी अपॉन 2 कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू टी सरफेस टेंशन। मतलब ये भी फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा, सरफेस टेंशन भी हम इस मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों, अब जो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देता हूं, जो हमारे टेक्स्ट बुक में लास्ट में लिखा हुआ है कुछ पैराग्राफ के फॉर्म में। अगर ये कैपिलरी ट्यूब जितना नैरो होगा, जितना बारीक होगा, जितना पतला होगा, उतना लिक्विड का हाइट इसमें राइज करेगा। तो जितना लिक्विड का हाइट राइज करेगा, एच मालूम कर सकते हैं। हमको एच निकालने के लिए एंगल पता होना चाहिए, देन सरफेस टेंशन पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ कैपिलरी वो तो हमको पता रहता है, लिखा हुआ रहता है, एंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये अगर वैल्यूज़ मालूम है तो कैपिलरी ट्यूब में कैपिलरी कितना राइज हुआ है हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर सरफेस टेंशन अगर फाइंड आउट करने के लिए आता है, प्रैक्टिकल जो था हमारे पास, हम उसमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करते थे, जिसमें हम कैपिलरी में लिक्विड कितना राइज हुआ एच, ये हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से निकाल लेते थे एच का वैल्यू, ठीक है। जी कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वो भी पता होती है, और इस कैपिलरी का रेडियस क्या है वो भी हमको मालूम होता है, ठीक है। कंपनी बनाती है तो वहाँ पर पैकेट पे इस कैपिलरी का रेडियस लिखा हुआ होता है, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है, तो लिक्विड से हमको समझ में आता है, और क्वेश्चन में दिया हुआ होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो ये सारी वैल्यूज़ मालूम है तो हम सरफेस टेंशन उस लिक्विड का कितना है इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी आपको मालूम पड़ा कि अगर ये कैपिलरी ट्यूब पतला होगा तो लिक्विड लेवल और ज़्यादा राइज करेगा, तो भी आपको एच निकालना पड़ेगा, फिर एच कितना है, कितना हाइट उसमें ऊपर गया है। अच्छा, अगर बच्चों अगर यहाँ पर लिक्विड के बजाय यानी वाटर और केरोसिन के बजाय अगर हम मर्क्यूरी लेते हैं, तो अब ये जो है
ये कॉनकेव नहीं बनेगा, ये क्या कैसा होगा शेप में, कॉन्वेक्स होगा। और फिर लिक्विड लेवल राइज नहीं होगा, फिर क्या होगा, फॉल होगा, डाउन होगा, ठीक है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट नहीं होगा, कैसा होगा, ऑब्ट्यूज होगा। और हम इसी मेथड से राइज का भी डेरिवेशन और फॉल का भी डेरिवेशन निकाल सकते हैं। यानी राइज और फॉल का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम होगा, सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू फिर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ओके, तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक कि एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड फॉल बाय एसेंट, और इसको हम लोग एसेंट फार्मूला भी कहते हैं और प्रेशर डिफरेंस मेथड भी कहते हैं। ओके, अब हम लोग सेकंड मेथड देखते हैं। अब हम कैपिलरी राइज एंड फॉल का डेरिवेशन फिर से देखते हैं, बट बाय यूजिंग सेकंड मेथड, दैट इज अ फोर्स मेथड। तो सबसे पहला हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों कहते हैं इसको फोर्स मेथड। बच्चों जो भी हमको अभी इस चैप्टर सरफेस टेंशन में जो भी नॉलेज हमको मिली है, उस नॉलेज के बेस पे हम बात करते हैं कि एक कंटेनर में हम लिक्विड रखते हैं। लिक्विड में जब हम कैपिलरी डालते हैं तो लिक्विड लेवल क्या होता है, कैपिलरी के अंदर राइज होता है, ये बात आपको मालूम है। तो लिक्विड लेवल राइज हो रहा है, मतलब कुछ तो फोर्सेस लग रहे हैं वहाँ पर। ये बात कैपिलरी राइज एंड फॉल के थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। तो जो फोर्सेस लग रहे हैं जिसकी वजह से कैपिलरी के अंदर कैपिलरी राइज हो रहा है, बट क्या वो कंटिन्यूसली राइज होते रहता है क्या, नहीं, एक सर्टेन पॉइंट पर जाके रुक जाता है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी उस लिक्विड कॉलम को अपनी तरफ खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और सरफेस टेंशन के फोर्सेस जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके ये दोनों फोर्सेस क्या हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, और कैपिलरी के अंदर जो लिक्विड का राइज होना स्टॉप हो जाता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, तो अब हमको ये देखना है, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कितना है, ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू मास ऑफ द लिक्विड कॉलम एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा mg। बट जो टोटल अपवर्ड फोर्सेस हैं जो उस लिक्विड को ऊपर लेके जा रहे थे, उसका वैल्यू कितना है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं सिचुएशन को समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग ज़रा यहाँ पर ध्यान दो अच्छे से। हमने फिर से क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, पूरी बात आपको क्लियर हो जाएगा। एकदम इजी डेरिवेशन है बच्चों, ज़रा सा भी टेंशन नहीं लेना। और इसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया। ओके, एक कैपिलरी रख देते हैं, अच्छी तरह से आप समझ चुके हैं इन बातों को। और इसमें ये देखो लिक्विड लेवल राइज हो गया। अब ये कंटिन्यूसली राइज तो होता नहीं जाएगा ना, यानी अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स इस लिक्विड को अपनी तरफ खींच रहा है, और जो फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन है वो उसको ऊपर लेके जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाके दोनों फोर्सेस बैलेंस हो जाएंगे, उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम सिचुएशन, ठीक है। तो बच्चों सिंपल तो ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू हमको मालूम है mg, बट ये जो टोटल अपवर्ड फोर्स है उसका वैल्यू हमको मालूम करना है। तो उसका वैल्यू निकालने के लिए हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आप ज़रा ध्यान दो। तो ये डायग्राम से तो आप फैमिलियर हैं, बहुत बार बना चुके हैं, कोई टेंशन नहीं है। इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए बच्चों इस डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ, ज़रा आप ध्यान देना। कैपिलरी को, हाँ ये देखो, ये कैपिलरी को मैंने बनाया, दरअसल इतना बड़ा डायग्राम, हाँ ठीक है ना, समझ में आएगी बात। और ये देखो लिक्विड लेवल राइज भी हो चुका है, तो उसका मेनिस्कस भी मैंने ड्रॉ कर दिया। और ये पूरा जो है लिक्विड कॉलम, ये पूरा लिक्विड कॉलम, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दो, हमको एक्चुअली फाइंड आउट करना है कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज हाउ मच, टोटल अपवर्ड फोर्स कितना है। तो बच्चों हम यहाँ पर कॉर्नर के दो लिक्विड मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये सारी बातें आपको मालूम है, सारी बातें आपको मालूम है। तो यहाँ पर लिक्विड के अदर मॉलिक्यूल की वजह से इस कॉर्नर के मॉलिक्यूल पर बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स एक फोर्स लग रहा है जिसको हम सरफेस टेंशन कहते हैं T। और इधर अदर लिक्विड के मॉलिक्यूल की वजह से इसके ऊपर भी एक फोर्स लग रहा है जिसको आप क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन T। आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बच्चों अब ये सॉलिड के मॉलिक्यूल भी उस लिक्विड के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, इसको भी मैं T से दिखा रहा हूँ। और ये सॉलिड के मॉलिक्यूल यहाँ पर भी इसको अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो T अपोजिट डायरेक्शन में। बच्चों ये क्या होता, कौन सा एंगल होता है आपको मालूम है ना, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। तो बच्चों ये अपोजिट एंगल है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं थीटा।
तो अगर ये एंगल है थीटा तो इसके अपोजिट वाला एंगल भी थीटा। ओके, तो ये आप हमने एक कैपिलरी के अंदर सिर्फ 2 पॉइंट आपको डायग्राम में दिखा रहे हैं। सारे पॉइंट पे तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट क्या ये कैपिलरी क्या 2 ही पॉइंट होता है क्या? ये कैपिलरी तो ऐसा पूरा गोल होता है ना, तो आप चाहिए तो हर जगह पर ऐसे पॉइंट्स ले सकते हैं। पूरे कैपिलरी में हर जगह पर ऐसे पॉइंट्स हम बना सकते हैं, और सब पे जो है इनसाइड जो है सरफेस टेंशन का फोर्स रहेगा, आउटसाइड सरफेस टेंशन का फोर्स रहेगा। हम आपको एक्सप्लेन करने के लिए 2 पॉइंट पे दिखाते हैं, ठीक है? अभी मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ज़रा ध्यान देना। हम लोग एक्चुअली क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? हम लोग ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो कैपिलरी राइज हुआ है, ऊपर गया है, तो उस पर टोटल अपवर्ड फोर्स कितना लगा था, ठीक है? वो हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो बच्चों, अब जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, ये तो सर्कुलर है ना, ये कैपिलरी गोल है, और जो सरफेस टेंशन जो फोर्स लग रहा है, इस सरफेस टेंशन को हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये देखो जरा, मान लो ये कैपिलरी सर्कुलर गोल है, ठीक है? अब ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स है, दिस फोर्स इज रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट। इस फोर्स को हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। तो एंगल की तरफ वाला जो कंपोनेंट होता है, हमेशा हम उसको क्या बोलते हैं? टी कॉस थीटा। टी कॉस थीटा। सरफेस टेंशन इज रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट, एंगल के साइड टी कॉस थीटा, और इस पे परपेंडिकुलर हमेशा क्या होता है? टी साइन थीटा। टी साइन थीटा। वैसे यहां पर भी हो जाएगा, दिस फोर्स सरफेस टेंशन इज रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट, तो एंगल की तरफ वाला कंपोनेंट क्या होता है? टी कॉस थीटा, और इस पे जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है? टी साइन थीटा। ओके, ये बात मैं आपको पहले लेक्चर में रोटेशनल डायनेमिक्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं, क्यों कॉस थीटा क्यों साइन थीटा लेते हैं। ओके, तो ये तो बच्चों हो गया हमारा डायग्राम, मेन डायग्राम। हमने इस पे 2 ही पॉइंट पर दिखाया, मगर बट क्या है, ये 2 ही पॉइंट एक्चुअली होता है क्या? ये कैपिलरी पूरा सर्कुलर है, तो ऐसे बहुत सारे हमको पॉइंट मिलेंगे, ठीक है? मैं इधर पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, मान लो ये मैंने ड्रॉ किया कैपिलरी का मिनिस्कस, ओके, ये वाला पार्ट, ठीक है ना? और आपने देखा ये जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स था, सरफेस टेंशन का फोर्स है ना, टी रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट, अपर कंपोनेंट टी कॉस थीटा जो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये टी साइन थीटा। और यहां पर भी जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स है, इट इज रिजॉल्व इन 2 कंपोनेंट, तो ऊपर जो गया वो टी कॉस थीटा, और इस पे जो परपेंडिकुलर है वो टी साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां से कि बच्चों, जैसे ये 2 पॉइंट मैंने लिया, इस सर्कुलर कैपिलरी का जो मैंने 2 पॉइंट लिया, वैसा ही पॉइंट यहाँ पर भी ले सकते हैं, तो आपको मिलेगा टी कॉस थीटा, यहाँ भी मिलेगा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, सब जगह टी कॉस थीटा मिलेगा। हर पॉइंट पे हमको टी कॉस थीटा मिलेगा, अपवर्ड फोर्स मिलता रहेगा। और ये जो दिख रहा है टी साइन थीटा, यहाँ पे टी साइन थीटा, यहाँ पे भी टी साइन थीटा मिलेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ भी टी साइन थीटा, यहाँ भी टी साइन थीटा, सब जगह टी साइन थीटा मिलेगा। इस तरफ भी और बैक साइड उधर भी टी साइन थीटा की वैल्यू मिलती रहेगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जो टी कॉस थीटा, इन सब का डायरेक्शन एक साइड है, अपवर्ड डायरेक्शंस, लेकिन जितने टी साइन थीटा है, दे आर इन द अपोजिट डायरेक्शन। एक इस तरफ है तो दूसरा इस तरफ है, तो टी साइन थीटा गेट कैंसल विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। ये इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, ठीक है? तो इसी तरह बच्चों, जितने भी कंपोनेंट टी साइन थीटा वाले हैं, जैसे ये आगे का तो इसके पीछे वाला इसको कैंसिल कर देगा, ये आगे का कंपोनेंट इसके पीछे वाला यहाँ वाला इसको कैंसिल कर देगा, तो सारे टी साइन थीटा जो है कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचेगा? सारे टी कॉस थीटा एडअप हो जाएंगे, क्योंकि सब के सब कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है टी कॉस थीटा का, वो पूरे सरकमफ्रेंस पर लग रहा है, पूरा सरकमफ्रेंस, ये है ना, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है? पूरा सरकमफ्रेंस है। तो पूरे सरकमफ्रेंस पर टी कॉस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स तो टी साइन थीटा भी लग रहा था, बट इसका डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दे आर गेट कैंसिल विथ ईच अदर। तो सारे टी कॉस थीटा एडअप हो जाएंगे, टी का साइन थीटा क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो अब मैं क्या फाइंड आउट कर रहा हूं कि टोटल अपवर्ड फोर्स इज हाउ मच, कितना टोटल अपवर्ड फोर्स है? तो मैं लिखता हूं, ध्यान देना बच्चों,
टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स, ठीक है, शॉर्ट में इसको टोटल अपवर्ड फोर्स ऐसे दिखाता हूं, ओके। तो हाउ मच इट इज, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय इंटायर सरकमफ्रेंस ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी के पूरे सरकमफ्रेंस पर ये टी कॉस थीटा लग रहा है। तो ये सर्कुलर है, कैपिलरी का सरकमफ्रेंस कैसा है, सर्कुलर है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, इट इज अ 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज हाउ मच, टी कॉस थीटा इनटू 2 पाई आर, इट इज द इक्वेशन नंबर 1। यही तो इंपॉर्टेंट था, बस और कुछ है ही नहीं, और कुछ है ही नहीं इस डेरिवेशन में। अब क्या निकालना है, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो बच्चों एक कैपिलरी का पूरा कॉलम, और इस पूरे कॉलम पर डाउनवर्ड फोर्स बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू कितना है, mg। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज mg। तो मैं लिखता हूं देयरफॉर टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, हाउ मच इट इज इक्वल टू, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज हाउ मच, इट इज mg, और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। बच्चों अब टोटल डाउनवर्ड फोर्स को और क्लियर करेंगे हम लोग। mg जनरल हो गया, बट लिक्विड का मास क्या है, डेंसिटी क्या है, ये सारी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो एग्जैक्टली टोटल डाउनवर्ड फोर्स हमको मिलेगा। जैसे कि अब इक्वेशन नंबर 2 को आगे बढ़ाते हैं। आपको फॉर्मूला मालूम है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास का वैल्यू क्या आ जाएगा, रो इंटू वी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मैं यहाँ पुट करता हूँ m का वैल्यू रो इंटू वी इंटू जी, ओके। ये वॉल्यूम है, ठीक है, ये वॉल्यूम। तो बच्चों अब वॉल्यूम इस कैपिलरी का जितना लिक्विड भरा हुआ उसका वॉल्यूम क्या है, तो बच्चों ये एरिया, ये जो कैपिलरी के अंदर का जो एरिया है, और कितना हाइट तक ये कैपिलरी राइज हुआ है, ठीक है। तो ये एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो आपको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम। दिस एरिया ऑफ कैपिलरी मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। इस कैपिलरी का एरिया और जितना लिक्विड राइज हुआ उसका हाइट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको इस लिक्विड कॉलम का वेट मालूम पड़ जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एच, एरिया इंटू हाइट। मिल गया वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का हम वैल्यू पुट करते हैं, तो रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बच्चों एरिया सर्कुलर है ना, सर्कुलर है ना, जो एरिया है ये कैसा है, सर्कुलर है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल वी नो दैट पाई आर स्क्वायर। तो रो इंटू एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी, ओके। तो ये मुझे मिल गया टोटल डाउनवर्ड फोर्स। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 में बोल देता हूँ, ओके। टोटल अपवर्ड फोर्स भी मिल गया और टोटल डाउनवर्ड फोर्स भी मिल गया। यही इंपॉर्टेंट था, बस ये दोनों हमने निकाल लिए, अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। अब भाई ये बात तो हमको मालूम है ना कि ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ गया है, मतलब जितना लिक्विड को राइज होना था राइज हो गया। कब इसका राइज होना स्टॉप हो गया, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको नीचे खींच रहा है और ये टोटल अपवर्ड फोर्स जो उसको ऊपर लेके जा रहा है, जब दोनों बैलेंस हो गए तब इसका राइज होना स्टॉप हो गया। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन में आ गया, अब तो रेस्ट पोजीशन पे रुका हुआ है। तो इसका मतलब इन इक्विलिब्रियम मैं बोल सकता हूं द टोटल अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो बच्चों ये तो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, आप ध्यान देना, ओके। तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चों, आप बोल सकते हैं एट इक्विलिब्रियम the total upward force which is equal to total downward force। तो बच्चों अपवर्ड फोर्स का वैल्यू हमको मिल चुका है, कितना है, इट इज अ टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, और डाउनवर्ड फोर्स का वैल्यू आपको कितना मिला है, रो पाई आर स्क्वायर एच इंटू जी, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू जी। दोनों वैल्यू इक्विलिब्रियम में यानी बराबर हो गई, बैलेंस हो गई है, जब भी तो ये लिक्विड लेवल राइज होकर स्टॉप हो गया, रुक गया है।
अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा तो ये डाउन होगा, अगर अपवर्ड फोर्स ज़्यादा होगा तो ये राइज होता चला जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट पे आके रुक गया मतलब इक्विलिब्रियम सिचुएशन अचीव हो गई है और हम बोल सकते हैं कि टोटल अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। अब जो वैल्यूज कैंसिल हो रही पहले कैंसिल करते हैं, पाई एंड पाई गेट कैंसिल, एक आर से कैंसिल हो जाएगा तो एक आर बचेगा। क्या वैल्यू बचा है, टी इंटू कॉस थीटा इंटू 2 बच गया है, और यहां पर क्या बचा है, रो इंटू आर इंटू एच इंटू जी। तो हम राइज और फॉल निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं, कितना कैपिलरी राइज हुआ उसका हाइट निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एच की वैल्यू हमको चाहिए, तो मैं यहां लिखता हूं 2t कॉस थीटा, और आर रो और जी को नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा रो आर इंटू जी विच इज इक्वल टू एच। तो हमको हाइट ऑफ द राइज ऑफ कैपिलरी का डेरिवेशन मिल गया। जो देखा आपने लास्ट डेरिवेशन भी यही फॉर्मूला आया था। अगर हमको सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है मतलब टी फाइंड आउट करना है, और अगर हमको टी चाहिए तो टी भी निकाल लेते हैं। अब क्या हो जाएगा, टी को अगर हम लोग यहाँ पर रखते हैं, टी इज इक्वल टू एच आर रो जी को ऊपर भेज दो, एच आर रो इंटू जी, ये तीनों क्वांटिटी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में भेज दिया, और टी को छोड़ के 2 और कॉस थीटा को नीचे ले लो, 2 कॉस थीटा। तो आपको सरफेस टेंशन का भी सेम वही फॉर्मूला मिल गया जो इससे पहले प्रेशर डिफरेंस मेथड में हमको मिला था। ठीक है, तो बच्चों आप देख रहे हैं सिंपल डेरिवेशन है, दो ही चीज़ निकालना है, दो ही वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एक तो टोटल अपवर्ड फोर्स और एक टोटल डाउनवर्ड फोर्स। लिक्विड लेवल राइज होना स्टॉप हो गया मतलब इक्विलिब्रियम सिचुएशन रीच हो गई है। तो बच्चों बोले सर ये तो लिक्विड लेवल राइज होने का डेरिवेशन है ना, तो हाँ एच कितना राइज हुआ। फॉल कब होगा, अगर हम इसमें वाटर या केरोसिन के बजाय अगर हम मर्क्यूरी ले लेते हैं तो फिर लिक्विड लेवल क्या होगा, डाउन होगा, और फिर लिक्विड लेवल डाउन होगा मतलब वो टाइम पे भी हमको एच का ही वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा। सिर्फ डिफरेंस ये होता है वहाँ पर थीटा का वैल्यू हमको नेगेटिव मिल जाता है। ओके, तो बच्चों ये था हमारा डेरिवेशन एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड फॉल बाय फोर्स मेथड। और मैं आपको जैसे कि बताया कि अब कितने मार्क्स के लिए आए तो कब क्या क्या लिखना है। जैसे जो पहला वाला डेरिवेशन किया था हमने, आपने देखा कि टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट जो है डायरेक्ट फॉर्मूले से स्टार्ट कर दिया, बट वो फॉर्मूला कैसे आया उसको एक्सप्लेन नहीं किया है। और उसके बाद जो सेकंड डायग्राम जो ड्रॉ किया हुआ उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का वैल्यू कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, उसको भी जो है ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। लेकिन बच्चों अगर यही क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स के लिए खाली, कि आप जो है कैपिलरी राइज एंड फॉल का डेरिवेशन निकालो, ठीक है, और 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है कुछ भी आ सकता है, और जब 2 मार्क्स के लिए आएगा तब आप डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिखेंगे आप भी। ठीक है, आपने लेक्चर देखा, बात समझ में आ गई है, आप भी फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के सॉल्व कर देंगे। तब आपको क्या करना पड़ेगा, फास्ट तेज़ी से सॉल्व करना पड़ेगा ना, जितने कम टाइम में आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और अगर वही क्वेश्चन, मान लो कि वही क्वेश्चन प्रेशर डिफरेंस मेथड ऑफ कैपिलरी राइज एंड फॉल, अगर वो 3 मार्क्स का आपको आ गया, 3 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन 3 मार्क्स का आया, तब आप जो है उस फॉर्मूले को कैसे आया वो एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि आंसर आप देख रहे हैं बहुत बड़ा टॉपिक तो नहीं है, तो फिर आप उसको एक्सप्लेन करना। 2 मार्क्स का आया तो शॉर्ट में कर देना। और बच्चों अगर दोनों मेथड एक साथ, वैसा तो आने का चांस कम है, अगर दोनों मेथड एक साथ में आ गया 4 मार्क्स के लिए तो फिर शॉर्ट में ही कर देना। ठीक है, वैसे दोनों एक साथ नहीं आएगा। तो ये था बच्चों हमारा जो है राइज एंड फॉल, और इसमें तो पूरा आपको परफॉर्म करना है, और ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने आपको बता दिया। जो इसका थ्योरेटिकल पॉइंट है वो भी मैंने आपको बताया कि स्टार्ट में जो टेक्स्ट बुक में स्टार्ट किया फर्स्ट पैराग्राफ में जो थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन दिया वो यही दिया हुआ है कि जो कैपिलरी राइज हो रहा है तो जो फोर्सेस, इस पे जो फोर्स अपवर्ड फोर्सेस लग रहे हैं, और उसके बाद इसके ऊपर जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, जब ये दोनों बैलेंस होगा तो इक्विलिब्रियम सिचुएशन आएगी। ठीक है, और टोटल अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ये सारी बातों के साथ, ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, स्टॉप करते हैं, गुड बाय।